नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। 1992 के अयोध्या आंदोलन को एक बार फिर से हैदराबाद में ताज़ा करने की कोशिश हो रही है। क्यों कोशिश हो रही है? असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या बोला जिसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की सियासत में पड़ने वाला है? मुसलमान युवाओं को वो एक भाषण में बता रहे थे कि जहां हमने 500 साल सजदा किया वहां पर अब वो मस्जिद नहीं है। चर्चा इसी पर करेंगे कि आने वाले चुनाव में आखिर ओवैसी किस भूमिका में देखे जाएंगे। क्या भव्य श्री राम मंदिर के इर्द गिर्द ओवैसी के ऐसे भाषण भारतीय जनता पार्टी का काम बनाने वाले हैं? इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओवैसी का बयान आ गया चुनाव से ऐन पहले, भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से ऐन पहले, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ओवैसी अपनी राजनीति, उनको पता है कि कहाँ पे उनको क्या बोलना है और उससे उनको फायदा भी होता है। और लेकिन ये भी आप समझिए कि ये जो कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस से कहती है कि बीजेपी की बी टीम की तरह एक्ट कर रहे हैं। ऐसे मौके पे जब 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उनकी मूर्ति की स्थापना होने जा रही है, पूरे देश दुनिया की नज़रें उस कार्यक्रम पर रहेंगी। ऐसे में उन्होंने ये बयान दे दिया कि भाई हमारे जो धर्मस्थल हैं, जो मस्जिदें हैं, जो 500 साल तक जहां हम लोग रहते थे, अब हमारे हाथ में नहीं है। एक मैसेज दे करके उन्होंने कहीं ना कहीं अपने समुदाय के बच्चों में, अपने लोगों में, माइनॉरिटीज़ में, मुस्लिमों के बीच में अपनी बात एक सटीक अंदाज में कह करके उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है आने वाले वक्त के लिए। और भाई चुनाव के समय जब जाएंगे तो यही सब तो उनके पास मुद्दे रहेंगे। बीजेपी के लिए इसमें क्या है कि जहां भी पोलराइजेशन होता है वहां पे एक पार्टी बनती बीजेपी, दूसरी बनती दूसरी पार्टियां, तो बीजेपी को भी इससे फायदा होता है। लेकिन आप ये समझिए कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को असदुद्दीन ओवैसी और उनके समर्थक भुनाएंगे और भाजपा भी भुनाएंगे। तो इसका असर आने वाले वक्त में चुनाव में भी देखने को मिलेगा। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा ये आरोप लगते हैं कि वो 80-20 की राजनीति करती है। ये 20 और 80 की राजनीति नहीं है क्या हैदराबाद के नजरिए से? तो वही मैंने कहा ना कि ओवैसी को पता है कि उनके लोग कौन है, उनके समर्थक कौन है और कितने लोग उनको सपोर्ट करेंगे, उनको पता है। तो उनको अपने उन्हीं समर्थकों को सजो करके रखना है, अपने पास रखना है, और इसीलिए वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। आपको याद होगा कि यूपी असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले अखिलेश यादव और ओवैसी जी के बीच में बहुत वाक युद्ध हुआ था, बहुत एक दूसरे पे बयानबाजी हुई थी। अखिलेश यादव ओवैसी को बहुत कुछ कहे, ओवैसी ने अखिलेश यादव को बहुत कुछ कहा। लड़ाई किस चीज की थी? लड़ाई वही 20 की थी, माइनॉरिटीज का मसीहा कौन बनेगा, इस बात की लड़ाई थी। और इसी बात की लड़ाई को लेकर के भाई सबको पता है कि ये जो माइनॉरिटी सेक्शन है ये भाजपा की तरफ उतना आकर्षित नहीं होता है जितना दूसरी पार्टियां हैं जो इनके हितों को लेकर के ज्यादा बात कहती है, वोकल होती है और खुल के कहती है। तो ऐसी को पता है कि कहां से उनको सपोर्ट मिलने वाला है। क्या ओवैसी भारतीय जनता पार्टी का काम आसान कर रहे हैं क्या? मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये तो मस्जिदों का मामला है। एक तरफ वो मुस्लिम युवाओं से कह रहे हैं कि मस्जिदों को लेकर के अलर्ट रहिए, मस्जिदों को सुरक्षित रखिए। भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने इसी बयान पर पलटवार किया है कि हैदराबाद में विधानसभा सचिवालय बनवाने के लिए 3-3 मस्जिदों को गिरा दिया गया, तब नहीं बोले ये असदुद्दीन ओवैसी, अब क्यों बोल रहे हैं राम मंदिर पर? यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वैसे ही ट्वीट कर रहे हैं जैसा ओवैसी बोल रहे हैं। भाषा वही है, 80 वाली भाषा है, 80 वाली भाषा है, 20 वाली भाषा है। हाँ। तो देखिए, ये इसी को कहते हैं राजनीति, खालिस राजनीति यही है, इसको आप समझिए। और जब चुनाव एकदम सर पे हो तो ये सब तो सुनने को मिलेगा ही। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। राम मंदिर का जो विषय था वो लगभग 22 जनवरी को पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर अभी वहाँ और भी काम होना, लेकिन उसके बाद अभी काशी, मथुरा और देश भर में ऐसे तकरीबन 16,000 धर्मस्थल है एक रिपोर्ट के मुताबिक। 16,000। काशी और मथुरा पर भी बैरिस्टर साहब बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। वो उसकी बात करते हैं कि भैया वो जो एक्ट बना था उसके हिसाब से देखा जाना चाहिए, संरक्षित होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 16,000 वर्शिप प्लेसेस हैं, धर्मस्थल हैं
जहां पर इस तरीके का विवाद है। इसीलिए तो ये कानून लाया गया था कि भाई अब ये विवाद ना रहे, 1900 आजादी के बाद की जो स्थिति थी वो बनी रहे, तो इसीलिए लाया गया था। लेकिन देखिए समय समय पे विश्लेषण होता रहता है और राम मंदिर उसका सटीक उदाहरण है। वाराणसी का ज्ञान वापी में भी हाईकोर्ट ने उसका विश्लेषण किया, मथुरा में भी वही चीज हो गई और इसीलिए तो वहां पर सर्वे शुरू हो गया है। तो ये राजनीति का सबसे शानदार उदाहरण ओवैसी ने दिखा दिया है कि कैसे अपने लोगों तक मैसेज पहुंचाना है, संदेश देना है उनको। जहां एक तरफ आज के समय में कोशिश हो रही है युवाओं को इन सब चीजों से हटा करके और देश की तरक्की में जोड़ने की, वो वहां फिर से वो कह रहे हैं कि नहीं मस्जिदों को संरक्षित करो, वहां जाके बैठो। यहाँ पर एक सवाल ये है कि ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है और दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियों का जो इंडिया ब्लॉक है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के उन दावों को पब्लिक के सामने लाने की कोशिश कर रहा है जो वो पूरे नहीं कर पाए, जिनको वो झूठा बताता है। और दूसरा एक मुद्दा जो सबसे बड़ा है विपक्ष के पास, जिसकी वो बात करता है ओबीसीज की, जातिगत जनगणना की, और एक और मुद्दा है वो है लोकतंत्र बचाने का, नफरत को कम करने का या नफरत फैलने से रोकने का। इन सारे मुद्दों के बीच ओवैसी का ये जो मुद्दा है, क्या भारतीय जनता पार्टी ये चीज स्टैब्लिश करने में सफल हो सकती है कि ओवैसी जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की जुबान बोल रहे हैं, या विपक्ष ये स्टैब्लिश कर ले जाएगा कि ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें छोड़ रखा है हम लोगों को मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए? देखिए ओवैसी बहुत स्मार्टली खेलते हैं। हाँ। वो ना इधर रहते हैं ना उधर रहते हैं, वो कहते हैं वो उनका आदमी, वो कहते हैं उनका आदमी है। हाँ। बिहार में ऐसे ही नहीं उन्होंने चमत्कार कर दिया था, जिस क्षेत्र में वो राजनीति करते हैं किशनगंज जीत लिया। आप सोचिए कि वहां पे उत्तर प्रदेश में भी कई विधानसभा सीटों पे प्रभाव रहता है जो सीमांचल की लेकिन आप ये समझिए कि जो ओवैसी की जो भाषा है, जो ओवैसी की काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है, जो बोले हैं उसकी इतर जो 3-4 चीजें आई हैं, मोहब्बत की दुकान, उसका कोई असर नहीं है। देखिए बंद हो चुकी है दुकान। जातिगत जनगणना निचले स्तर तक लोगों को समझा नहीं पाया विपक्ष कि भाई हम कहना क्या चाह रहे थे, क्योंकि लोगों ने ही पूछा कि भाई आप ही लोग तो थे इतने सालों से अब तक सत्ता में, तो आज ये क्यों कह रहे हो? और आज भी लोग सत्ता में बैठे हैं जो जाति जनगणना की बात कह रहे हैं, उसका कोई असर नहीं रहा। विकास की जो बात है, सरकार अपने लोगों तक, जनता तक इस बात को बहुत अच्छे से पहुंचा रही है कि हम क्या काम कर रहे हैं। विकास की जो योजनाएं हैं पहुंचा रही है। देखिए विकसित भारत यात्रा चल रही है, जाके एक एक व्यक्ति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, फिजिकली, वर्चुअली हर तरीके से बताया जा रहा है कि ये लाभ। अभी अयोध्या गए थे मोदी जी, उन्होंने खुद लाभार्थी के घर बैठ करके बात की। तो आप देखिए कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उनके सवाल से ज्यादा सत्ता पक्ष यानी मोदी जी के पास उसके जवाब हैं समझाने के। तो ओवैसी ने एक नई चीज इस बीच में जरूर दी है और ये कितना आगे ले जाते हैं उसको ये देखने वाली बात है। तो बिल्कुल ओवैसी का ये जो बयान है ये वाकई में आने वाले वक्त में जो चुनाव होने हैं उनमें कहीं ना कहीं ये काम एकदम कैटलिस्ट की तरह करेगा, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उसके पक्ष में माहौल बनाने का भी काम कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि डिजिटल के दौर में एक एक मैसेज कितने कितने सालों तक फॉरवर्ड होता है कट पेस्ट करके, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन आपका ओवैसी के इस बयान पर क्या मानना है, क्या सोचना है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।